दिल्ली से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, आपका स्वागत। आप बताइए कि महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो प्रस्ताव, जो बिल संसद में पेश करने जा रही है, अपोजिशन क्या सिर्फ सेंसस के कारण इसका विरोध कर रहा है या फिर बीजेपी ने सही टाइमलाइन चुनी है, सही वक्त चुना है डिलिमिटेशन एंड विमेन रिजर्वेशन के लिए? देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं तो मैं तथ्यों पे जाना चाहूँगी, इसको अदरवाइज़ नहीं लिया जाए। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं ब्रजेश जी लोकसभा की और डिलिमिटेशन होता है, उसके तहत अगर सीटें बढ़ती हैं तो उसका परसेंटेज के हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए। और अगर दक्षिण में बाय द वे हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों को ले तो 403 है और तमिलनाडु में 234 है, तो परसेंटेज के हिसाब से वो डिफरेंस तो कैलकुलेशन है जिसको कि संविधान सभा में हमारे सभी वरिष्ठ बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ दक्षिण के भी कई संविधान के रचयिता थे जो उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे थे और उन्होंने ही ये प्रारूप तैयार किया था। तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अब अचानक से तमिलनाडु में 234 से 403 तो नहीं हो सकती है ना सीटें, और परसेंटेज का हम हिसाब किताब भी नहीं गड़बड़ा सकते। कैसे करेंगे? परसेंट मतलब मैथमेटिक्स को पूरा फेल कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मैथमेटिक्स को हम बिल्कुल इस राज्य में अपने हिसाब से लागू करें और उस राज्य में अपने हिसाब से लागू करें। अच्छा, जहाँ पे अगड़े पिछड़े की बात आ रही है, तो अगड़े पिछड़े में तेलंगाना में जो लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी को यहाँ पे नीचे रखा जा रहा है, तो रेड्डी कौन सा कास्ट आता है तेलंगाना में? रेड्डी को किस कास्ट के अंतर्गत लिया जाए? क्या वो ओबीसी है? रेड्डी तो अपर कास्ट होते हैं, ओबीसी तो अपर कास्ट होते हैं। तो लेकिन अपर कास्ट होती है, हाँ अपर कास्ट होती है, तो वहां पे कांग्रेस भी तो जो ओबीसी महरूम रह जाएगा, ओबीसी वंचित रह जाएगा। जहां पे जो समीकरण बनता है, जो नेता ज्यादा पॉपुलर होता है, जिसके अंदर लीडरशिप ज्यादा होती है, वही वहां का लीडर बनता है। तो वहां पे अगर वो लीडर है तो सिद्धिरमैया ओबीसी है, वो कर्नाटका में उसके। पर अनीता जी, एक बात मुझे बताइए, तो वैसे ही देख लीजिए, अभी जो हमारे पास आधिकारिक तौर पर डेटा मौजूद है वो 2011 की जनगणना का है, यानी जो भी विमेन रिजर्वेशन या डिलिमिटेशन का आधार डेटा है वो 2011 है। अपोजिशन ये कह रहा है कि जब 2026 चल ही रहा है, आप जनगणना करा ही रहे हो, तो इसका डेटा आ जाए, उसके जो डेटा के हिसाब से जो रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन हो वो कर दीजिए। इसमें क्या बुराई है? तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। आपने मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से इस पे 134 जो लगाया हुआ था, जिसका एक बाउंडेशन बन रहा था, उसको हटाया है और इसको लागू कर दिया, क्योंकि सेंसेक्स और डिलिमिटेशन चल रहा है। लेकिन क्या अभी जो राज्य जहां पे चुनाव हो रहा है वहां पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? नहीं। 2023 में जब ये पूरा प्रारूप तैयार हो जाएगा, पूरा सेंसेक्स हो जाएगा, उसके बाद 2027 या 2029 में ये लागू होगा। अभी तक तो टाइमलाइन तय नहीं हुआ है कि 2027 में ये लागू ही हो जाएगा। 2027 या 2029 में जब तक ये पूरा डिलिमिटेशन और सेंसेक्स पूरा नहीं होगा तब तक ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर अभी इसे पास किया गया, अभी किया गया, लागू होगा तो 26 का डेटा इस्तेमाल नहीं होगा मैडम। इसमें डेटा जो इस्तेमाल होगा वो 2011 वाला होगा। 33% तो वही रहेगा ना। और जब इम्प्लीमेंट, मान लीजिए महिलाएं बढ़ गई हो 26 की जनगणना में, तो हिसाब से ही 33%, फिर तो 33 नहीं हो पाएगा उनका, बढ़ गई होंगी। करेक्ट। मैं ये बोलती हूँ कि 33% आरक्षण दिया गया तो उस समय में सीटें जो रहेंगी वो 33% ही रहेंगी ना। बहुत शुक्रिया आपका, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। 2026 में भी महिलाओं को 33% ही रहेगा। बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मान